हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वृत्त एवं स्पर्श रेखा जो कि चैप्टर नंबर 12 है वो हमारा अभी इस वीडियो के अंतर्गत चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको बेसिक नॉलेज सर्कल से संबंधित, वृत्त से संबंधित मैं दे देता हूँ। यहाँ पर समझ लीजिए वृत्त क्या चीज होता है। वृत्त को समझने के लिए आप सबसे पहले उसके पूरे डिटेल को समझिए या फिर बेसिक को समझिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर इस डिटेल या इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर आप समझ गए तो आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी अंदर के प्रश्नों को बनाने में या प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। आप जब भी ऐसा एक छोटा सा बिंदु बनाते हैं, यानी कि किसी पॉइंट को आप बना देते हैं, उस पॉइंट से निश्चित दूरियों पर एक बिंदु का समूह होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो निश्चित बिंदुओं का समूह है, यानी कि एक सेंटर से, ये सेंटर हुआ, इस केंद्र से निश्चित दूरियों पर बिंदुओं का एक समूह है। ठीक है, इन बिंदुओं के समूह को जब हम आपस में इस तरह से मिला देते हैं, ठीक, तो यह बन जाता है सर्कल। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो है इसका परिभाषा हुआ वृत्त का। ठीक है, जो निश्चित बिंदु की बात हमने शुरू में किया था वह होता है केंद्र। ठीक है, ये जो केंद्र है, केंद्र से इन बिंदुओं की जो दूरी है वो निश्चित है। यहां पर जो बाहरी संरचना बनी है गोल आकृति का, वह क्या है? परिधि है। वृत्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो है वृत्त की परिधि बनने के बाद इसमें और अन्य अवयव होते हैं। ठीक है, इसके और अन्य प्रकार होते हैं या फिर अवयव होते हैं, कह सकते हो। अवयव ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि अवयव मतलब इस वृत्त के तत्व कितने हैं, अवयव कितने हैं। ठीक है, उसको हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि परिधि क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा? परिधि। परिधि क्या चीज होती है कि जो गोलाकार आकृति बनी है ना, यानी कि हम इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी एक निश्चित बिंदु से चालू करेंगे। यहां से मान लो हम स्टार्ट किए, इस तरह से हम चलना प्रारंभ किए इस वृत्त में और उसी बिंदु पर लास्ट हुए, तो वह क्या कहलाती है? उस पूरे एक राउंड को वृत्त की परिधि कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, परिधि के बाद हम चलते हैं दूसरे अवयव के बारे में, वो है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, चित्र के अंतर्गत आपको क्या दिखाया गया है? एक केंद्र बिंदु से परिधि पर कोई भी एक बिंदु, ठीक है, कोई भी एक बिंदु पर जब हम क्या करते हैं? रेखाखंड खींचते हैं या उस बिंदु को मिलाते हैं, यानी कि केंद्र से परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला एलिमेंट या तत्व के रूप में आता है जीवा। किसको कहा जाता है उसको ध्यान से समझिए। जीवा जो है परिधि पर किसी भी दो बिंदु को, ठीक है, मिला दें तो वह क्या बन जाती है? जीवा बन जाती है। मान लो अगर आपको कहा जाए कि ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु, इन दोनों को हम इस तरह से मिला दें, ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यह जो रचना है या रेखाखंड है वह क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर देखिए दोस्तों, परिभाषाओं को अच्छे से आप समझते जाइए। इससे जो संबंधित प्रश्न है 1 नंबर का अवश्य पूछा जाता है, बिल्कुल इसमें पूछा जाता है, केंद्र से हो, चाहे जीवा से हो, चाहे व्यास से हो। ठीक है, तो ये तो रहा जीवा। अब जीवा के बाद देखिए दोस्तों, हम इसमें आगे के रूप में जाएंगे, वो है व्यास। ठीक है, तो व्यास क्या चीज है उसको देखिए। इस चित्र में देखिए दोस्तों, जो व्यास है वो क्या कहलाएगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा? जैसे कि दोस्तों देखिए, यहां पर इस जीवा को हम आगे की ओर बढ़ाएं इस तरह से, एक बार देख लीजिए, यहां पर इस जीवा को इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ाएं, इस तरह से बढ़ाते हुए चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसा आएगा जो केंद्र से होकर जाने वाली जो जीवा है वही सबसे बड़ा होगा। इसके नीचे का छोटा छोटा होते हुए आया है, इसके ऊपर और खींचेंगे तो इससे छोटा होगा, तो छोटा छोटा होते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो दोस्तों, जीवा व्यास की जो परिभाषा है वो क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वह व्यास कहलाती है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है
कि यहां पर किसी भी एक वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, उसको कमेंट में जरूर बताएंगे। किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, आंसर आप लोग सुन लीजिए, किसी वृत्त की जो त्रिज्या है वो एक वृत्त में कई हो सकते हैं, यानी कि अनंत त्रिज्याएं होती है। इसका उदाहरण या फिर इसका जो शुरुआत है, उसको शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि यह अनेक असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति है। जो परिधि है वह बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर असंख्य इसमें त्रिज्याएं हो सकती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे जीवा के बारे में, ठीक है। तो जीवा जो है इसमें कितने हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं, अनंत जीवाएं जो है यहाँ पर हो सकती है। उसी तरह से व्यास के बारे में बात करें तो व्यास भी क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको किसी तरह से भी खींचे, है ना, वो अनंत होगा। जैसे कि अगर व्यास के बारे में हम ऐसा बोले तो हम ऐसा भी तो व्यास खींच सकते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि केंद्र से होकर कईयों बिंदु जो है जाती है, इस कारण इसको इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। वृत्त दूसरे वृत्त से सर्वांग सम कब होगा, सर्वांग सम कब होगा दोस्तों, देखिए जब पहले वृत्त दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, अर्थात दोनों वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। सर्वांग सम की परिभाषा और अंतर समरूप में, अंतर जो है मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, चाप और त्रिज्या खंड, दो चीज और यहाँ पर बचा हुआ है। तो चाप किसको कहा जाता है उसको देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर मान लो एक कोई बिंदु है ए और यहाँ पर कोई बिंदु है बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक, यानी कि यहाँ से लेकर इस तरह से बी तक का जो खंड है वह क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार का क्या बना, धनुषाकार आकृति बनेगी। यहाँ ए से लेकर बी तक हम जाएंगे तो वही दूसरे, ये छोटा चाप कहलाएगा। बड़ा चाप कौन सा कहलाएगा, ये इस रास्ते से आया तब ये छोटा चाप हुआ, आप तो देख ही सकते हैं। लेकिन इसी को आप इस रास्ते से ले जाइए, इस तरह से इस रास्ते से ले जाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बड़ा चाप कहलाएगा। यानी कि लघु चाप ए से लेकर बी तक नीचे, या इसको डिनोट करने के लिए x बोल सकते हो, इसको y बोल सकते हो। a y b ये दीर्घ चाप है और a x b जो है लघु चाप है। इसी तरह से दोस्तों इसमें त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड क्या होता है, मान लो आप इसी को इस तरह से मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये जो वृत्त है वह दो बराबर भाग में बट गई है। एक तो देखिए दोस्तों ये वाली भाग, ठीक है, और एक है जो खाली वाला भाग आपको दिख रहा है वो। तो दोनों भाग में तो आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो एक है आपका वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड है, और ये जो है बड़ा वृत्तखंड, ठीक है, छोटा वृत्तखंड और बड़ा वृत्तखंड।